हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 8 अप्रैल। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज वन पे था, उन्होंने कहा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसाइड किया है कि रेट्स अनचेंज रहेंगे। देखिए, आपको डेली का रेट्स अनचेंज हो रहे हैं या चेंज हो रहे हैं आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ बहुत कंसोलिडेटेड आता है ना, तब आई लेट यू नो। अभी डेली टू डेली ये मत देखिएगा, या मंथली जब भी आएगा या ट्वाइस आए तो इतना देखा मत करिए उसको। आपको बेसिकली उसमें फैक्ट्स देखने होते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है। वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कौन उसके मेंबर्स हैं, कैसे डिसीजन लिया जाता है। फिलहाल हमें उतना ही देखने की जरूरत है, उससे ज्यादा मत देखिएगा। एक पेज 4 पे था लिथियम आयन बैटरीज का, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ पुराने लेक्चर्स में इसका हुआ था कि ये इंपोर्ट होती हैं या कैसे होता है, क्या इसके फंक्शनिंग है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, लिथियम आयन बैटरीज को प्रेफर क्यों किया जाता है, क्योंकि एक तो इसका लो कार्बन एमिशन है। अगर कभी पेपर में आएगा तो लिखा होगा उसमें नो कार्बन एमिशन या इट इज कार्बन न्यूट्रल, तो याद रखिएगा कार्बन न्यूट्रल नहीं है। कार्बन एमिशन होता है, बहुत लो होता है। तो यही ऐसे ही घुमा फिरा के ये लोग देते हैं कि लिख देंगे कि इट हैज नो कार्बन एमिशन। तो याद रखिएगा लो कार्बन एमिशन है, नो नहीं है। हाई एनर्जी डेंसिटी है इसकी, लो सेल्फ डिस्चार्ज रेट है और लो मेंटेनेंस कॉस्ट है। ये चार चीजें होंगी। अगर आपको पॉइंट वाइज आएगा तो यही दे देंगे, लिथियम आयन बैटरीज आज बेनिफिट सच एज, चार पॉइंट्स दे दिए, या ऊपर से मतलब क्वेश्चन कुछ घुमा के और चार ऑप्शंस होंगी, उसमें लिखा होगा इट हैज नो कार्बन एमिशन। तो सबसे पहले तो वही गलत कर देना, क्योंकि है बट बहुत कम है। उसके बाद एक एडिटोरियल पे एबॉर्शन वुमेन्स राइट का था, अभी इसमें नाम घुसेगा। जितना हमने जो वो बिल आया ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उससे ज़्यादा जो प्रेगनेंसी बिल आया है, अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया था, क्या उसके वीक्स बढ़े हैं, क्या कमेटी बैठी है। उससे ज़्यादा, उसके बेसिक से ज़्यादा भी कुछ मत कीजिएगा। डोंट प्री कंसीव नोशंस मत बनाइए कुछ भी अभी। उसके बाद एक एडिटोरियल था, तो एक तो उसमें से प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स याद रखिएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट 1976 में इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 39A। 39A क्या कहता है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड है। फ्री सुन के आदमी सोचता है फ्री लीगल एड थोड़ा होगा, तो याद रखिएगा फ्री लीगल एड। तो इस वजह से लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट आया था 1987 में, पार्लियामेंट ने एनेक्ट किया था। फोर्स में आया था 1995 में, टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। और दूसरा फंक्शन क्या था उसका, मतलब ये एक्ट के अंदर क्या था, कि लोक अदालत ऑर्गेनाइज की जाएंगी टू सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस ऑन अ बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी दोनों पार्टीज को, लोक अदालत के अंदर फ्री में होगा। कई बार फ्री सुन के हमें लगता है नहीं फ्री तो नहीं होगा, मिनिमम कॉस्ट होगी, जैसा अभी मैंने बताया लो कार्बन एमिशन नहीं, नो कार्बन एमिशन नहीं होगा, लो होगा। तो वैसे आदमी सोचता है फ्री तो नहीं होगा, थोड़े बहुत तो पैसे होंगे, नहीं, इट इज फ्री। ठीक है। और अब इस पे एडिटोरियल देखिए थोड़ा सा। एक तो कभी जस्टिस पे आपने देखा होगा कि बहुत केसेस पेंडिंग हैं, तो कुछ कई बार पूछ लेते हैं कि सोसाइटी में इतने इश्यूज चल रहे हैं और हमारे जुडिशियल सिस्टम क्या कर रहा है, या कुछ भी ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हमने कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यही लिखेगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कि अगर किसी को डिले करके हम जस्टिस दे रहे हैं तो इसका मतलब हमने उसको मना ही कर दिया जस्टिस से। और एक्सेस टू जस्टिस फॉर द पुअर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है टू एंश्योर फेयर ट्रीटमेंट अंडर आवर लीगल सिस्टम। इस वजह से लोक अदालत वर एस्टैब्लिश्ड टू मेक जस्टिस एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल। ठीक है, इतना ही इंट्रोडक्शन में लिखिएगा। उसके बाद आप जो मैंने आपको भी यहाँ नोट्स में बताया, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये लिख सकते हैं आप। उसके बाद आप लिखेंगे थोड़े से फैक्ट्स, ज़्यादा भी फैक्ट्स मत लिखिएगा, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही लिखिएगा। कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज ऑफन लैम्बास्टेड, मतलब कई बार उसको दुत्कारा जाता है कि आपके यहाँ इन जस्टिफाइबल नहीं है, इन नेसेसरीली डिलेज हैं और एक्सेसिव बैकलॉग्स हैं। क्योंकि नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रेड, और ये जरूर लिखिएगा, बहुत अच्छा लगता है जब आप थोड़े बहुत फैक्ट्स लिखते हैं, वो आपको मोर देन एवरेज नंबर देते हैं। कि 17% ऑफ ऑल द केसेस इन डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका कोर्ट्स आर 3 to 5 year ओल्ड। और हाई कोर्ट्स में कह सकते हैं कि 20% ऑफ ऑल द केसेस आर 5 to 10 years ओल्ड। ठीक है। और 17% केस ऐसे हैं जो 10 से 20 साल पुराने हैं। इतना भी अगर आप फैक्ट नहीं लिख सकते, अगर याद नहीं रहता, तो आप छोटा सा ये बना लीजिए कि आप ये लिखिएगा। देखिए, ऊपर वाले परसेंटेज वाले फैक्ट्स हो सकता है आपको ना याद रहे, बस आपको ये थोड़े से फैक्ट्स तो लिखने ही पड़ेंगे। तो उसमें आप ये लिख सकते हैं, अगर ये याद नहीं भी रहेगा, कि 66,000 केसेस आर पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। 57 लाख केसेस बिफोर हाई कोर्ट्स एंड ओवर 3 करोड़ केसेस आर पेंडिंग बिफोर वेरियस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। बस इतना ही लिख दीजिएगा, ज़्यादा और डिटेल में लिखने की जरूरत है या नहीं वो रहने दीजिएगा, अगर परसेंटेज नहीं भी याद रहती। 66,000, 57 लाख, 3 करोड़, ये तो याद रहेगा आपको। उस पर तो ये कह सकते हैं कि जस्टिस वीवीएस राव, नाम याद भी ना रहे तो आप ये लिख सकते हैं, फॉर्मर जज ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, कैलकुलेटेड दैट इट विल टेक अराउंड 320 years टू क्लियर द एग्जिस्टिंग बैकलॉग। कि 320 साल लगेंगे कम से कम, नहीं तो ये बैकलॉग्स को खत्म करने के लिए, केसेस को। तो उस वजह से लिटिगेंट्स
एज अ रिजल्ट लिटिगेंट्स आर फोर्स टू अप्रोच लोक अदालत मेनली बिकॉज इट इज पार्टी ड्रिवन। ठीक है, और उसमें क्या है, एमिकेबल सेटलमेंट होता है। लोक अदालत के क्या बेनिफिट्स हैं, थोड़े से प्रीलिम्स वाले भी याद रखिएगा। एक तो स्पीडी सेटलमेंट होता है एज केसेस आर डिस्पोज इन अ सिंगल डे। ठीक है, उसी दिन तारीख होती है, उसी दिन ही इसको डिस्पोज कर दिया जाता है केसेस को। प्रोसीजर में फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि उनको स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन नहीं लॉ की फॉलो करते वो, जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की बात हो या इंडियन एविडेंस एक्ट की बात हो, उन केसेस को ये लोग उन एक्ट को फॉलो नहीं करते हैं। और इकोनॉमिक अफोर्डेबिलिटी है। और एक तो कोई कोर्ट फीस नहीं है, याद रखिएगा, फ्री पहले भी बोला था, इसलिए कोई कोर्ट फीस नहीं है कोई भी मैटर प्लेस करना हो लोक अदालत में। और इसका जो अवार्ड है, मतलब जो ये जजमेंट आएगी, वो फर्दर अपील उसकी अलाउड नहीं है, वो फाइनल होती है। ये याद रखिएगा, कई बार होता है जब हमारे पास क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, तो आदमी सोचता है नहीं फाइनल नहीं हो सकती, इट इज़ फाइनल। और उसकी जो स्टेटस है, उसके अवार्ड का स्टेटस है, वो क्या है, सिविल कोड डिक्री की तरह है। तो स्टेटस ऑफ सिविल कोड डिक्री होता है इसके अवार्ड इशूड बाय द लोक अदालत। तो ये जरूर इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने का, सिविल कोड डिक्री। क्योंकि अगर लोक अदालत क्वेश्चन आता है तो चार अगर ऑप्शंस आती हैं, तो ये ही चार ऑप्शंस आती हैं कि इट इज फ्री, या और उसके जो अवार्ड्स हैं वो फाइनल है, या फर्दर अपील अलाउड है, नहीं, नो फर्दर अपील इज अलाउड। तीसरा पॉइंट हमेशा अगर आएगा तो कि ये आएगा कि इसका जो अवार्ड है उसका स्टेटस क्या है, सिविल कोड डिक्री का है या नहीं है। तो ये तीन ऑप्शंस आपको अच्छी तरह माइंड में बिठा लीजिएगा। अगर याद क्रैम करना पड़े तो क्रैम करिए। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि हाउ एवर एफिशिएंसी, बिसाइड्स एफिशिएंसी एंड स्पीड, लोक अदालत शुड ऑल्सो फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ जस्टिस डिलीवर्ड। देखिए, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं देना चाहिए आपको, थोड़ा सा आपको बताना भी चाहिए कि क्या कमियां हैं उनमें। आप कहिएगा कि सुप्रीम कोर्ट इन द स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जालौर सिंह, आप कोई लॉ का एग्जाम नहीं दे रहे तो ये लिखने की जरूरत नहीं है कि आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट लोक अदालत इज प्योरली कॉन्सिलेटरी है, और इसमें ना कोई जुडिशियल फंक्शन नहीं कर रही है वो, क्योंकि उनका जो सेंट्रल आइडिया है कि वही कॉम्प्रोमाइज का है। ठीक है, तो वो कॉम्प्रोमाइज के चक्कर में और स्पीडी डिस्पोजल के केसेस में वो अंडरमाइन कर देती है जस्टिस को ही। ठीक है, उसमें आप लिख सकते हैं कि इन मेनी केसेस कॉम्प्रोमाइजेस आर इम्पोज्ड ऑन द पुअर, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं होती और वो एक्सेप्ट करना पड़ता है उनको। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं लास्ट में कंक्लूजन में कि अ जस्ट आउटकम ऑफ अ लीगल प्रोसेस इज फार इंपॉर्टेंट देन एक्सपीडिशियस डिस्पोजल। कि जल्दबाजी से अच्छा ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि एक लीगल प्रोसेस फॉलो हो और उसका जो आउटकम हो वो लीगली ठीक हो। ठीक है, जल्दी होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो वो न्याय जो फैसले पे आए वो ठीक होना चाहिए दोनों पार्टीज़ के लिए। इतना ही लिखिएगा, उससे ज़्यादा आप लोगों को अगर इस पे क्वेश्चन आता है जुडिशरी के ऊपर, क्या केसेस पेंडिंग है, ये इतना ही लिखिएगा, बहुत है। इतने ज़्यादा पॉइंट्स, अगर आप इस एडिटोरियल को पढ़ रहे होंगे, आप ये ना हो इस आर्टिकल को पढ़ते हुए इतने ज़्यादा पॉइंट्स अपने कवर कर लें कि वो ज़रूरत ही ना हो। ठीक है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, जितना मैंने बताया उतना ही करिएगा। उसके बाद आपने एक एडिटोरियल पे देखा होगा, क्लाइमेट वाले का भी बहुत आया हुआ है। देखिए, डेली ये क्लाइमेट के बहुत फैक्ट्स आएँगे। उनको उठा के पढ़ने मत लग जाइएगा, अपने नोट्स बल्कि मत कीजिएगा। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 90% तो आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने कितना बनाया है क्लाइमेट के बारे में। तो जितना मैंने आपको क्लाइमेट का बता रखा है, उतना ही लिखिए, उससे ज़्यादा भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी फैक्ट्स या कुछ भी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट आएगा, आई विल लेट यू नो। अपने आप को अननेसेसरी बर्डन मत दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एक एडिटोरियल पे था कि 13 मेंबर्स ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हैव बीन सिलेक्टेड रिसेंटली एज कांस्टेबल्स अंडर द छत्तीसगढ़ पुलिस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अगर आपके पास आता है सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चन, कोई भी आता है सोसाइटल इश्यूज पे, आप लिख सकते हैं कि कैसे हमारे अब समाज में कैसे कुछ कम्युनिटीज को दर्जा दिए जाने लगा है और उनको एम्प्लॉयमेंट भी दी जाने लगी है। इट इज ट्रूली हिस्टोरिक एंड थ्रिलिंग for a community that had no legal recognition till Supreme Court in Nalsa versus Union of India 2014 ruled कि transgender persons have the right to decide their self-identified gender। आपको पता है उसके बाद एक्ट भी आई थी, मैं आपको पहले वो एक्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 में आई थी। तो देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, और ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। पहले अगर आपके पास क्वेश्चन आज के बारे में आता है तो ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट के ऊपर तो आप एक्ट डिफाइन कर सकते हैं, उस पर कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि क्या स्टेप्स इनके लिए लिए गए हैं, कैसे इनको इलेक्शंस में भी ये खड़े हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस में भी रिसेंटली 13 कांस्टेबल्स भर्ती किए गए हैं फ्रॉम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हीं की कम्युनिटी के, क्योंकि सबसे पहले अप्रोच क्या होती है कि जब भी किसी के साथ अन्याय होता है वो सबसे पहले अप्रोच करता है, कोई कोर्ट में नहीं जाता, कहीं नहीं जाता, वो सबसे पहले पुलिस पे जाता है। और अगर वो ही कम्युनिटी के लोग अगर पुलिस में आ जाएंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए। ठीक है, तो अब ट्रांसजेंडर पर्सन का ये मैंने एक्ट आया हुआ है, डिफाइनिंग ट्रांस पर्सन। इसमें डिफाइन करता है ट्रांसजेंडर पर्सन एज वन हुज जेंडर डज नॉट मैच द जेंडर असाइंड एट बर्थ।
उसमें कौन-कौन से इंक्लूड होता है, आप इसकी इसमें देखिए बहुत ईज़ी लैंग्वेज में बनाया हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं। और प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन सारा दिया हुआ है कि इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ये इंक्लूडिंग डिनायल ऑफ सर्विस, ये सब। आप इसका पॉज़ करके नोट बना लीजिएगा। और एक अच्छा पॉइंट है कि हर ट्रांसजेंडर पर्सन को हैव अ राइट टू डिसाइड एंड बी इंक्लूडेड इन हिज हाउसहोल्ड। जैसे घर वाले आपने देखा होगा कई बार बाहर निकाल देते हैं कि निकल जा हमारे घर से, तू हमारे घर का हिस्सा नहीं है। तो उसका अधिकार है अब घर में रहना, ठीक है? और कोई भी गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती अगेंस्ट ट्रांसजेंडर इन एम्प्लॉयमेंट मैटर्स, ठीक है? इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन। बाद में आप ये पॉज़ करके नोट्स बना लीजिएगा। थोड़े से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। और ट्रांसजेंडर पर्सन जो है एप्लीकेशन में मेक एन एप्लीकेशन टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट फॉर सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी इंडिकेटिंग हिज जेंडर एज और हर जेंडर एज ट्रांसजेंडर, ठीक है? तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फंडेड और रिकॉग्नाइज्ड बाय द रेलेवेंट गवर्नमेंट shall provide inclusive facilities for transgender persons, और गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज टू ट्रांसजेंडर पर्सन्स इंक्लूडिंग सेपरेट HIV सर्वेलेंस सेंटर्स, सेक्स रिसाइनमेंट सर्जरीज। ये आप, और एक इसके बाद ग्रीवेंस रिड्रेसल। चलिए, लॉ तो बना दिया, अगर वो नहीं फॉलो हो रहा है, ग्रीवेंस है, तो कहाँ रिड्रेस करोगे? तो ये देखिएगा, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस। प्रीलिम्स वालों के लिए फैक्ट जरूरी है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, और उसके बाद आप ये कर सकते हैं। इट विल ऑल्सो रिड्रेस द ग्रीवेंस ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स। लीगल प्रोटेक्शन क्या है? द बिल इम्पोजेस पेनल्टीज है फॉर द ऑफेंस अगेंस्ट ट्रांसजेंडर पर्सन्स, ठीक है? ये सारी की सारी आप नोट्स बना लीजिएगा। ये लो, मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, पहले आप इसको पॉज करके, अब यहाँ पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। और इससे ज़्यादा इस टॉपिक पे कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक्ट डिफाइन कीजिएगा, उस वक्त रिसेंट इनिशिएटिव्स क्या लिए जा रहे हैं। अभी फिलहाल एक आया है, और आएंगे तो मैं आपको और बता दूंगा। उसके बाद पेज 8 पे था सोलर कैपेसिटी के बारे में। तो याद रखिएगा, सोलर कैपेसिटी एडिशनली हमारे डिपेंडेंट हम किस पे हैं? इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड सोलर पीवी सेल्स पे। पीवी सेल्स मतलब फोटोवोल्टाइक सेल्स। जो क्या है, सनलाइट जब पड़ती है ना, फोटोवोल्टाइक सेल्स का काम क्या है? वो सनलाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है? बट हमारे यहाँ क्या है, इसकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल नहीं है। बहुत है भी तो बहुत कम है। ज़्यादातर ये इम्पोर्ट ही होते हैं। तो प्रीलिम्स वालों के लिए फैक्ट है, सोलर एनर्जी के जितने भी सोलर पैनल सेल्स हैं, वो इम्पोर्ट होते हैं, हमारी खुद की प्रोडक्शन नहीं है। हो भी जाएगी। देखिए, अब नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल शुरू हुआ है, जिसमें हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंस रिड्यूस होगी, और हम खुद यहाँ बनाएँगे, मोदी जी ने कहा है। मगर तब भी याद रखिएगा, आपके लिए एज़ ऑफ नाउ प्रीलिम्स का फैक्ट ये है कि हमारे यहाँ इम्पोर्ट होता है। हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है, हमारे यहाँ इम्पोर्ट होता है, ये ज़रूर याद रखिएगा। एक पेज 9 पे बड़ा अच्छा फैक्ट आया हुआ था कि अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो हमने कैसे अटेम्प्ट करना है, कि पेज 9 पे ये दैट ये ना कुछ फैक्ट्स जब बड़े-बड़े हस्तियाँ कुछ कहती हैं ना, सेलिब्रिटीज़ या बहुत बड़े जो ऑर्गनाइज़ेशंस कहती हैं, या कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे आदमी कोई हों वो कहते हैं, तो उनके पॉइंट्स नोट कर लिया करिए, और वो पेपर में अगर आप लिखेंगे तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। कि अगर कोई हमने जैसे देखा था साइबर अटैक का, जब चाइना इंडिया का हुआ था, और हमने पूरा डिस्कस भी किया था कि महाराष्ट्र में जब पावर सेक्टर का हुआ था, तो उसमें आप अगर ऐसे कोई क्वेश्चन लिखने पे आए तो हम लिखने के बाद ये लिख सकते हैं कि नो डाउट देयर इज अ कैपेबिलिटी डिफरेंशियल बिटवीन इंडिया एंड चाइना। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे जनरल बिपिन रावत ने भी ये कहा है कि हमारे साइबर फील्ड में अगर हम देखें तो चाइना और हमारे में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और ही हैज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ लॉन्चिंग साइबर अटैक्स ऑन अस, ठीक है? अब उसका सॉल्यूशन क्या दिया उन्होंने? आपको देखिए, अगर आप कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं तो आपको सॉल्यूशन तो देना पड़ेगा ना। तो उसमें सॉल्यूशन दे सकते हैं कि हाँ, हम फुली कैच अप नहीं कर सकते चाइना के साथ, मगर वी आर ट्राइंग टू डेवलप सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद वेस्टर्न नेशंस, कि ताकि वो हमें सपोर्ट कर सकें, एंड इफ वी कैन गेट बेटर सपोर्ट फ्रॉम देम ड्यूरिंग पीस टाइम, ताकि क्योंकि पीस टाइम पे बंदूकों से वॉर नहीं होगा, हो सकता है वो साइबर अटैक कर दे, ताकि हमें पीस टाइम पे वेस्टर्न नेशंस हमें सपोर्ट कर सकें, ठीक है? ताकि हम ये इस डेफिशिएंसी से ओवरकम कर सकें। दूसरा, उन्होंने कहा है कि ईच सर्विस हैज़ इट्स ओन साइबर एजेंसी। तो अगर हम साइबर अटैक के अंदर आते भी हैं, तो डाउन टाइम जो होगा अटैक का, और डज़ नॉट लास्ट लॉन्ग, ठीक है? ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, और हम उससे बच के निकल सकेंगे। उसके बाद हम ये डिस्कस कर चुके हैं, वी हैव डिस्कस दिस। उसके बाद एक देखने वाला है ये पेज 8 पे था, पॉपी प्रोडक्शन को लेके, क्योंकि ऐसा है कि यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि प्राइवेट सेक्टर्स को इंक्लूड किया जाएगा टू कमेंस प्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड पॉपी स्ट्रॉ, ठीक है? ताकि उससे एल्कोलाइड्स निकाला जाए, जो मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज होता है। अभी क्या होता है कि किसान क्या है, ओपियम गम निकाल के दे देते हैं, और ओपियम गम से हमारी जो फैक्ट्रीज हैं वो एल्कोलॉइड्स निकाल देती है, और वो फैक्ट्रीज को कौन होल्ड करता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये प्रीलिम्स वालों के लिए फैक्ट है।
और जो फार्मर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं वो मैनुअली ओपियम गम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद वो सेल कर देते हैं गवर्नमेंट फैक्ट्रीज को। अब फैक्ट्रीज याद रखिएगा प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट फैक्ट्रीज कंट्रोल कौन करता है? रिवेन्यू डिपार्टमेंट इन फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। और हाइयर एक्सट्रैक्शन होगी अगर हम ये कॉन्सेंट्रेटेड पॉपी स्ट्रॉ में अगर हम ट्रांसफर कर लेते हैं अपनी टेक्नोलॉजी, क्योंकि एल्कोलाइड एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द करंट ओपियम क्रॉप यूजिंग द सीपीएस वाज फाउंड मोर देन द ओपियम गम। इससे हमारी जो एल्कोलॉइड्स हैं जो मेडिकल पर्पसेस में यूज होता है उनकी एक्सट्रैक्शन ज्यादा होगी अगर हम ये यूज करते हैं। और हम एक साल के अंदर 2-3 क्रॉप साइकिल्स ले सकते हैं। और इंडिया ओपियम क्रॉप की जो एक्रिएज है हैज बीन स्टेडीली डिक्लाइन। ये हमारा थोड़ा सा फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए कि इंडियन की जो ओपियम क्रॉप एक्रिएज है वो डिक्लाइन हो रही है, याद रखिएगा, इंक्रीज नहीं हो रही है, ये फैक्ट आ सकता है। और सीपीएस एक्सट्रैक्शन मेथड से हमें ये ओकेजनल डिपेंडेंस जो है इंपोर्ट की कोडीन पे, याद रखिएगा अगर हम एक एल्कोलॉइड निकलता है तो दूसरा में क्या निकलेगा? कोडीन, ठीक है। जो एक्सट्रैक्ट होता है ओपियम से, एक तो एल्कोलॉइड होता है, एक दूसरा होता है कोडीन, वो भी मेडिसिनल यूज के लिए होता है। बट हमें ये करने के लिए, प्राइवेट पार्टनरशिप करने के लिए थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक स्टैंड्स एक्ट 1985 में। दूसरा तीसरा है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये हमारी 3 ट्रेडिशनल स्टेट्स हैं जो ओपियम ग्रो करती हैं। और इनको लाइसेंस कौन इशू करता है? स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं है, इशू करता जाता है जो ग्रो करने के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। और यह देखिए जाएगा कि जो इम्पोर्टेड सीड्स हैं, जो हम सीड्स इम्पोर्ट करके सीपीएस वैरायटीज उगाएंगे, उसमें हमारी जो यील्ड है वो वाज मच हायर देन द इम्पोर्टेड सीड्स जो अगर हम अभी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो याद रखिएगा सीपीएस अगर हम यूज करते हैं तो हमारी यील्ड भी बढ़ेगी और जो हमारी एल्कोलाइड्स हैं वो भी बढ़ेंगे और जो हम कोडीन है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। कौन इसको पास करता है खेती के लिए वो भी याद रखिएगा और कौन इनकी फैक्ट्रीज होल्ड करता है वो भी याद रखिएगा, ठीक है। दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।